नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद कंपटीशन जोन पे। हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो हमारे स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे थे। पिछले कुछ सीरीज हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया और हमने ये भी जाना कि चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। आज हम उन सारे चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका एजुकेशन पे क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, वो जानने की कोशिश करते हैं और अपने ज्ञान को और विस्तृत करते हैं। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फाइन, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उसको हम एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है जो एजुकेशन है वो डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। जो एजुकेशन का जो हमारा जो सिस्टम है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जब हमें पता चल जाता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, धीरे धीरे जब वो ग्रो होता है, उसमें ग्रोथ आती है, उसके डेवलपमेंट में कई फेजेस होते हैं, ठीक है। तो जो हमें मतलब कि एक पेरेंट्स को एज अ टीचर को जब पता होता है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कि बच्चे के अंदर अगर कोई भी बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसके तह तक जाने की कोशिश करता है टीचर, ठीक है। तो जब हमें एजुकेशन में जब हम जैसे कि सपोज हमारे क्लास में कोई स्टूडेंट आया और उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, या फिर वो हो सकता है जिस तरह से रोज वो आया करता था रेगुलर उस तरह से नहीं आता है, तो उसका कारण क्या है। अगर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो हम उसके कारण को पता करने की कोशिश करेंगे। एज अ टीचर आप उनसे पूछेंगे कि क्या रीज़न है। हो सकता है उसकी मम्मी जो उनका पूरा केयर करती थी वो कहीं हो सकता है वो बीमार हो, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए वो सही आज यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए। हो सकता है वो लंच इसीलिए स्किप कर रहा हो, इसलिए वही उनकी मम्मी होमवर्क कराया करती थी इसलिए होमवर्क नहीं किया है। तो हम अपनी बनाई हुई सारी चीज़ों को उस बच्चे पे थोपने के बजाय कि उस बच्चे को पनिशमेंट दे दी कि आपकी यूनिफॉर्म नहीं सही, आप बिल्कुल अनटाइडी वे में स्कूल आ गए हैं, जूते नहीं पॉलिश है, होमवर्क नहीं कंप्लीट है, बैग नहीं सेट है, टाइम टेबल नहीं सेट है, उसको पनिश करने के अलावा अगर हमें उसका रीज़न पता है कि अच्छा ये एक रीज़न था जिस कारण बच्चे में आज ये ड्रॉबैक आया जो कि एक अच्छा बच्चा हुआ करता था, तो जब हमें उस रीज़न का पता है तो उसकी जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है कि हम आज उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, रीज़न पता चल गया और उसका क्या निवारण हो सकता है हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एडोलसेंस की एज पढ़ी है, जब बच्चा ग्रो अप करता है ना वो एक चाइल्ड रह जाता है ना ही पूरा एक कंप्लीट एडल्ट होता है। जो 12 से 18 साल की जो अवस्था होती है उसको हमने तूफान और की भी अवस्था कहा है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे चेंजेस आते हैं, वो बायोलॉजिकली भी आता है और इमोशनली भी बच्चा इतना डिस्टर्ब होता है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है कि कुछ भी बात होती है तो पेरेंट्स भी बोल देते हैं यू आर नो मोर एडल्ट नाउ, कि मतलब ऐसे बड़ो या ऐसा मत बिहेव करो। और कभी कोई गलती हो जाती है तो बच्चे हैं क्या इस तरह से बिहेव हो रहा है, तब हम क्या कर देते हैं, ना तो बच्चा क्या पूरी तरह से वो एडल्ट है कि उसके अंदर पूरा जानने सोचने समझने की हर एक काबिलियत हो जैसा कि एक एडल्ट के अंदर होती है, ना ही उनके अंदर वो बचपना रहा कि बस आओ खाओ पियो कूदो ऐश करो यही जिंदगी के बेहतरीन साल है। तो ऐसे वो स्टेज में नहीं है। बच्चे के अंदर बहुत सारे इमोशनल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिससे वो गुजर रहा है। तो अगर हमने उसके बारे में पढ़ाई की है, साइकोलॉजी को समझा है बच्चे के, अच्छा बच्चा अगर डिस्टर्ब है, ऊंची आवाज में भी बात कर दे रहा है, इरिटेशन हो रहा है, किसी भी बात बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहा है, तो क्यों है? क्योंकि उसके बायोलॉजिकल बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जिसके अंदर वो बहुत ही उथल पुथल मची हुई है उसके दिमाग के अंदर, इसलिए वो बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो उस चीज़ को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से उस चीज़ को हम संभालेंगे, ये सारी चीज़ें जब हमने प्रिंसिपल्स को पढ़ रखी है तो हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब हमारी सारी क्लास में 40 से 35 बच्चे बैठे होते हैं तो सारे बच्चों की साइकोलॉजी अलग होती है, लेकिन जब हम ये जानते हैं कि अच्छा अगर ये बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उनका रीज़न क्या है, कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैप्स कर ले रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो एजुकेशन में उनको बच्चों को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाने की चेष्टा की जाती है, कोशिश की जाती है। जब बच्चे को हम जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं तो हमें उनको एक इंडिपेंडेंट मतलब खुद की एक आइडेंटिटी बनाना वो सिखाते हैं। जैसे तो कोई काम दिया जाता है बच्चों को
तब ये कहा जाता है कि आप क्लास के सामने उसको प्रेजेंट करिए। कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स का सपोज कोई सम है तो हमने ये कह दिया कि ब्लैक बोर्ड पे आके सॉल्व करिए, तब कॉपी में सॉल्व करने की बात अलग होती है, लेकिन इतने सारे अपने क्लासमेट्स के सामने ब्लैक बोर्ड पे आके सॉल्व करने का, उसमें और कॉपी में सॉल्व करने की बात में बहुत डिफरेंस होता है। क्या फिर कह दीजिए क्या असेंबली के सामने कुछ थॉट या फिर न्यूज़ बोल के दिखानी है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है कि वो आत्मनिर्भर हो हर एक एंगल में। जब वो फिजिकली जब उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, मेंटली जब उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, मॉरली इमोशनली जब बच्चा बहुत अच्छे से बॉन्ड होता है, लिखना समझना सीख जाता है, तब एजुकेशन का रोल होता है कि हम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं। वो हर एक काम के लिए अपने पेरेंट्स पर, अपने टीचर्स पर ही डिपेंडेंट ना रहे। जैसे बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज करने के लिए देना, जैसे कि अपनी टाइम टेबल आप खुद से सेट करिए, अपनी यूनिफॉर्म को खुद धुलना, खुद से प्रेस करना, अपने शूज खुद से प्रेस करके पॉलिश करके आना है, कपड़े को खुद से आयरन करना है, ठीक है, अपना लंच बॉक्स बॉटल खुद से पैक करना है, उसको अनपैक करना है, ठीक है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम छोटे फेजेस पे ही, जब बच्चा प्राइमरी सेक्शन में होता है, तभी उनको ये हैंडल करना दिखा देते हैं कि अच्छा आपका स्कूल बैग है तो आपको कहाँ पर रखना है, टिफिन बॉटल आ गई है लंच के बाद तो उसको कहाँ पे रखनी है, ठीक है, और अपनी बुक्स पढ़ने के बाद कहाँ पे रखनी है, उनकी शेल्फ कहाँ पे बना रखी है, शूज हमें कहाँ पे अरेंज करना है। तो ये क्या है, धीरे धीरे ही सही बच्चे के अंदर वो सेल्फ रिलायंट हो गई कि कल को पेरेंट्स सपोज आउट ऑफ स्टेशन गए हैं या फिर किसी कामवश बिजी हैं, वो 2 घंटे के बाद घर आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कि घर में बिल्कुल मैसी फैला हुआ है कि जूते कहीं हैं और यूनिफॉर्म कहीं है, फिर स्कूल जाने के टाइम ढूंढा जा रहा है मेरी टाई कहाँ है, मेरी बेल्ट कहाँ है। इट्स नथिंग लाइक दैट। जब वो चीज़ों क्या है, बच्चे को स्टार्टिंग से ही वो चीज़ें सिखाई जा रही है कि ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है, और सिखाने से पहले उनको वो चीज़ बताई जा रही है, दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ हमें यहाँ पे रखनी है, ये चीज़ वहाँ पे रखनी है। तो ये क्या है, बच्चा सेल्फ रिलायंट बन रहा है एजुकेशन के थ्रू, जो हमने चाइल्ड की साइकोलॉजी को पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू ट्रांसफॉर्म द पेस ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन रिस्पेक्ट। जब हम पेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो हमेशा सेम नहीं होता है। कभी हमारी जो चेंजेस होते हैं बॉडी में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, जो एडोलसेंस की एज होती है बहुत जल्दी से, बच्चा 4 साल के अंदर 2 साल के अंदर देखिए अचानक से चेंज आए। अब गर्मियों की छुट्टी में किसी को बच्चे को देखिए, 2 साल के बाद किसी बच्चे को देखिए तो लगता है अच्छा इतना चेंजेस आ गए, इतनी जल्दी हाइट में ग्रोथ आ गई है, दाढ़ी मूछें इतनी जल्दी आ गई है, ये सब कैसे हो जाता है, वो पेस जो है अलग अलग होता है। तो जब हम एजुकेशन को पढ़ते हैं, जब चाइल्ड डेवलपमेंट की साइकोलॉजी को जब पढ़ा होता है कि जब बच्चे के अंदर इतने उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, तब डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों को, तब हमें उस डेवलपमेंट को किस तरह से पॉजिटिवली लेकर उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि बच्चे की वोकैबुलरी इन्हांस होती है, ठीक है, कि जब बच्चा कुछ नए नए शब्दों को रोज कुछ ना कुछ सीख रहा है, तब उस सीखने के दौरान अगर उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छी लाइब्रेरी मिले स्कूल में, एक अच्छा स्पोकन माहौल मिले जहाँ पे टीचर्स भी अच्छे से बात करें और पेरेंट्स भी अच्छे से बात करें, तो वो जो स्पेस का यूटिलाइजेशन था उसको हमने सही डायरेक्शन दिया और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विल पावर है, उसमें भी इन्हांस हुआ। जैसे कि जो बच्चे की मिमिक्री स्टेज जिसको कहा जाता है कि जब बच्चा हर एक चीज को एडल्ट की कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे हम बच्चे देखते हैं स्कूल में कि टीचर्स पर्स टांग के आ रही हैं, या फिर इस तरह से अपने पर्स को रख रही हैं, या फिर किस तरह से उन्होंने अपनी साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा है। पेरेंट्स को भी वो कॉपी करते रहती हैं, अपनी मम्मी की सैंडल्स को पहनना, इयररिंग्स को पहनने की कोशिश करना, बैग को टांग के लेके घूमने की कोशिश करना। ये सब क्या है, बच्चे अपने रोल मॉडल, अपने एडल्ट्स को देखकर उनको कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। उनके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। तो उस स्पेस को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी दौरान बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले कि ठीक है बच्चे को जो अच्छे से रिस्पेक्टफुल लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ पोएम्स होती हैं, राइम्स होते हैं, ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं, काउंटिंग्स हैं, जो भी उनके स्टेज के लेवल की चीज़ें को अगर वो बार बार सुनेगा बच्चा, तो उस स्पेस में जब वो ग्रो कर रहा है, जब वो मिमिक्री स्टेज है, जब बच्चे की जब वो बच्चा बड़े को जो भी देखता है और वो खुद कॉपी करने की स्टेज में उसको कॉपी करने लगता है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता,
कि ये अच्छा है या फिर बुरा है। अगर वो बुरा लिखेगा तो बुरा भी कॉपी उतनी ही तेजी से करेगा जितना वो अच्छे को अच्छी कॉपी करता है। तो टीचर पे निर्भर करता है, उसके पेरेंट्स पे निर्भर करता है कि हम बच्चे को एक अच्छा माहौल दें जिसमें वो अच्छी चीज़ों को ग्रास्प करें, कॉपी करें और एक अच्छा नागरिक बन सके। फाइन। तो ये फेज ऑफ डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं किस तरह से हो रहा है। एजुकेशन इवैल्यूएट्स द डेवलपमेंट लेवल ऑफ ईच चाइल्ड। ईच चाइल्ड इज स्पेशल। Last lecture we have discussed that each child is special. Every child is needs to be treated at that person is equally important. तो इसमें ये क्या होता है कि हम सारे बच्चे को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों का पैमाना एक जैसा नहीं होगा। सबका बोलने का, सीखने का मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल अलग है। तो जब हमने साइकोलॉजी को पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो हम उस पेज को इजीली समझ सकते हैं और हर बच्चे को उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10 लेवल पर है, ठीक है, और कोई 15 लेवल पर है, तो हमारा उसको ट्रीट करने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। तो उस डिफरेंट मेथड को हम तब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम हर एक चाइल्ड के डेवलपमेंट को, ईच चाइल्ड के डेवलपमेंट को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। ठीक है। देन हेल्प्स टू वाइडन देयर एक्टिविटीज एंड देयर आइडियाज टू थिंक। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं एज कंपेयर टू द एडल्ट, बड़ों की तुलना में। क्यों? क्योंकि हम लोग का क्या है कि अगर ये एक माइंड सेट है कि इस तरह से ये चीजें होंगी, तो वो हम लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन बच्चे क्या है, वो हर एक तरह से उस चीज को तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट करने की या हर तरह की कोशिशें वो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर ये एक पेपर है, ठीक है, और हम इसको कहें कि आपको 3 भाग में बांटना है बिना आपके अपने हाथों को हिलाए, तो आप हाथ बिना हिलाए इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। थिंक ओवर इट, जरा सोचिए। हो सकता है कि आपका हाथ बिल्कुल ऐसे रहे और पेपर 3 भागों में बट जाए, फट जाए। लेकिन अगर एक बच्चे को देंगे ना तो शायद वो कर लेगा। देखिए कैसे हो गए इसके 3 टुकड़े। ये क्या है कि हमारा जो बड़ों का जो माइंडसेट है ना, वो यही सोचेगा उसको फाड़ सकते हैं, कट सकते हैं, कैसे होगा। लेकिन जब एक बच्चे की बात हम क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएटिव माइंड से सोचता है। ठीक है, कि हम उसको किस तरह से सोचेंगे। उनकी जो एक्टिविटीज जो होती हैं वो वाइडर एरिया तक होती है, दूर तक फैली होती है। जहां तक हम और आप एक सही, अगर ये डायरेक्शन जाने का है तो हम लोग इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अगर बच्चों को दे दिया जाए इस डायरेक्शन में तो वो ज़िगज़ैग ऊपर नीचे उछलते कूदते पहुंचेंगे। तो इस स्पेस को इस्तेमाल करके ही ये जो उनके सोचने का, समझने का तरीका है वो वाइडर होता जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, तो आगे जब हम क्लासेस में बच्चों को ट्रीट करते हैं तो हमें बच्चों को जानना, समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे और जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट का इम्पैक्ट और कहाँ और कैसे पड़ता है। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट को। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सारे चाइल्ड जो हैं वो स्पेशल हैं, अभी चाइल्ड इज स्पेशल, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से कारण होंगे जिससे हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। ठीक है। तो पहला उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। फाइन। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के होने के कारण उसका बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर्स,
जिसका होने या ना होने से बच्चे के डेवलपमेंट पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग इंटरनल फैक्टर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब कि वंशानुगत, जैसा कि हमें जो हमारा जो फिजिक है, हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा कलर है, आंखों का कलर है, बालों का कलर है, ठीक है, स्किन का कलर है, हम लोगों की कद काठी कैसी है, हम लोग कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो हेरिडिटरी है, वो हमें जीन्स से मिला है, हमारे पेरेंट्स की जीन से मिला है, उनको उनके पेरेंट्स से जीन से मिला है। तो ये वंशानुगत कारण होते हैं जिसका एक्सटर्नल से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पापा की हाइट अच्छी है तो हो सकता है उनके बच्चों की भी हाइट उतनी अच्छी हो, फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है बोथ मम्मी पापा का, तो बच्चों के भी फिजिकली वो लोग फिट होते हैं, फाइन होते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे के पेरेंट्स पतले दुबले से हैं तो बच्चों की जो ग्रोथ होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो भी उसी तरह का होता है, ठीक है। तो हेरिडिटरी का मतलब जो जीन्स के थ्रू हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है उसको हम हेरिडिटरी में करते हैं और उसी के कारण उनका फिजिकल स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। फिजिकल डेवलपमेंट चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, ये सारे डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटरी के अंदर आ जाते हैं, जो जीन्स से रिलेटेड है, जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। Then is the physical factors. Second one is the physical factors. Physical factors का मतलब होता है जैसे कि जब हम फिजिकली बच्चे को हम स्ट्रॉन्ग अप बनाना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अप जैसे अगर बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, रिक्वायरमेंट है उनकी, जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट, सोने का तरीका, ढंग, सोने के स्लीपिंग आवर्स जो हम कहते हैं कि छोटे बच्चे को स्लीपिंग आवर्स ज्यादा चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो अप कर रही है, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बच्चे को न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिला अच्छा, सपोज उनके पेरेंट्स का जीन्स भी अच्छा था लेकिन सब कुछ सही था, लेकिन उनको न्यूट्रिशन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, कुछ फैमिली क्राइसिस है जिसके कारण उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट, बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है, दूध नहीं मिल पा रहा है छोटे बच्चों को, ठीक है। तो वो क्या है, सब कुछ सही होते हुए भी उनका जो फिजिकल ग्रोथ है, जो फिजिकल फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा, जिसके कारण उनकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी, फाइन। तो ये इसमें न्यूट्रिशन जो है, खान पीन जो है वो बहुत मायने रखता है। देन इज इंटेलिजेंस। अब ये फिजिकल स्ट्रक्चर पे भी निर्भर करता है, फिजिक पे भी निर्भर करता है। हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था कि अगर न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, फिजिकली ग्रोथ अच्छी होगी, तो उसका मेंटल, इमोशनल और इंटेलिजेंस लेवल भी अच्छा होगा, ठीक है। जब वो बच्चा फिट है, फाइन है, हेल्दी है, उसका माइंड भी शार्प है, तब ऑब्वियस सी बात है वो इंटेलिजेंट है। वो काम हर एक क्लासरूम की एक्टिविटीज हुई, चाहे वो क्लासरूम की एक्टिविटीज हुई या फिर आउटसाइड द क्लासरूम एक्टिविटीज है, कोई गेम्स है, स्पोर्ट्स है, रनिंग है, बच्चे का स्टैमिना अच्छा होगा, क्यों, बॉडी अच्छी है, फिजिक अच्छा है, माइंड शार्प है, सब कुछ है, तो एक इंटेलिजेंस लेवल भी बच्चे का अच्छा है। अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है तो आए दिन वो बीमार भी पड़ता रहेगा, स्कूल मिस करेगा, ठीक है, सोशल में जाने से भी अवॉइड करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, वो उनका कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लेवल भी अफेक्ट करती है अगर उनका फिजिकल फैक्टर सही ना हो, तो इंटेलिजेंस भी उसी पे निर्भर करता है, ठीक है। इमोशनल फैक्टर, इमोशन क्या है कि हम किस तरह से अपने पेरेंट्स हम पर किस तरह से इमोशनली जो है वो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक अटैचमेंट की बात होती है, ठीक है। अगर सपोज कोई बहुत ही छोटा सा बच्चा है और रोज वो अपने मम्मी पापा के पास में रहता है, खेल रहता है, सपोज किसी कारणवश अगर एक दिन के लिए ही उनके पेरेंट्स को कहीं दूर जाना पड़े, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े और ये नेक्स्ट डे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस बच्चे का बेशक वो रोज एकदम हंसता खेलता खिलखिलाता रहता है, खाता पीता रहता है, सब कुछ सही है, लेकिन उस दिन बेशक वो बच्चा बहुत छोटा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, 6 से 8 महीने का बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो इधर उधर उनकी निगाहें ढूंढती रहती है, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ मिसिंग सा महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त तो नहीं कर पाते, लेकिन जितनी चंचलाहट या खुशी, मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रोज नजर आती है उसके मुकाबले वो कम नजर आती है। तो ये क्यों होता है कि वो अपने पेरेंट्स को देख नहीं पा रहे हैं कि आज रोज तो अपनी मम्मी के गोदी में बैठ के खेला करते थे, आज मम्मी कहाँ गई। तो ये इमोशनल चीजें हैं जो बहुत इफेक्ट कर जाती है, जैसे कि अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि जो बच्चे क्राइम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तो उनका
मेन क्या होता है, उनका मेन फैक्टर ये होता है या तो भाई कुपोषण का शिकार है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब नहीं हो पा रही है, तो कुछ ना कुछ पेट भरने के लिए उन्होंने कुछ क्राइम कमिट कर दिया या फिर कुछ गलत चीजों में इंगेज हो गए, ठीक है। या फिर वो जो इमोशनल फैक्टर होता है कि वो बचपन में जो लव केयर अफेक्शन की जो जरूरत पड़ती है कि वो एक प्यार और स्नेह का माहौल मिले घर पर, परिवारजनों से, आस पड़ोस से भी, वो जब नहीं मिल पाता है तब उसकी तलाश में बच्चे या तो बाहर की दुनिया में जो दूसरे को देखते हैं उस चीज के, तो उसमें भी उनको जेलसी महसूस होने लगती है कि जब मुझे नहीं मिला तो मैं किसी और को भी ऐसी चीजें क्यों आने दूं। साइकोलॉजी है जो कहीं से भी इफेक्ट हो सकती है। या फिर दूसरों पे वो जब वो देखते हैं तो उन्हें खुद से बहुत ही आत्मग्लानि टाइप की होती है कि मतलब मेरा क्या कसूर था कि जो मुझसे ये सारी चीजें मुझसे वंचित रह गई। अगर हम बच्चे के इमोशंस की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जिस तरह से हम बच्चे को ट्रीट करते हैं, ठीक है, अगर उसको उनको प्यार का माहौल मिलता है, देखभाल अच्छी मिलती है शुरुआत से कि बच्चे को के पेरेंट्स भी उनको बहुत केयर करते हैं और हर एक चीज ला के देते हैं, या फिर जिस तरह से उनको चोट लगने पर या फिर किसी भी गलत काम करने पर जिस तरह से उनको डांटा भी जाता है, ये नहीं है कि बिल्कुल पैम्परी कर रहे हैं और बिल्कुल सिर पे चढ़ा के बच्चे को भी बांट दिया, ये बात नहीं हो रही है। मतलब ये कहने का मतलब कि जिस तरह से उनको हर एक एक्टिविटीज पर जब वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको किस तरह से एनकरेजमेंट मिल रहा है, जब उन्होंने गलत किया तब उनको किस तरह से समझाया जा रहा है कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, तो उसका सही किस तरह से वो चीज हो सकती है। तो इन सारी चीजों का बच्चे की इमोशन पे, साइकोलॉजी पे बहुत असर पड़ता है कि हमें किस तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसी तरह से बच्चे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। खास तौर से जब बच्चों की खिलौने की स्टेज आती है, 2 से 6 साल की जो अवस्था होती है, उस दौरान अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। जैसे जब बच्चे अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलते हैं या डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं या किचन किचन खेलते हैं, मम्मी पापा खेलते हैं, स्कूल स्कूल खेलते हैं, टीचर टीचर खेलते हैं, तो ये सब क्या है जो वो देखते हैं कि मैम आती है, इस तरह से पढ़ाती है, इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, असेंबली होती है और किस तरह से बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, वो आके शाम को वही चीजें रिपीट करते हैं। क्यों? इनकी इमोशन पे वो चीज गई है। किचन सेट में है, खाना बना रहे हैं बच्चे, तो जो चीजें कह देती है मम्मी की चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है, तो वो लोग भी उसी चीज को, लाइन को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी हम काम करें, अभी हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो बच्चे भी उसी लाइन को रिपीट करते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हाउ दे आर स्पीकिंग, वो कैसे बोलते हैं? क्योंकि वो इमोशनली उस चीज को देखते हैं, साइकोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है और वही चीज वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज के डेवलपमेंट के। फिजिकल फैक्टर्स इसलिए कह सकते हैं कि भाई हेरिडिटरी है, हमें जो वंशानुगत कारणों से मिला है, फिजिक है, स्ट्रक्चर है, उसका किसी के ऊपर वश नहीं है, ठीक है, वो तो भाई मिला है और वो पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। तो दीज आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, ये आपके वश में नहीं है, लेकिन जो फिजिकल फैक्टर है वो बनाया जा सकता है कि अगर किसी को अच्छी न्यूट्रिशन या फिर डाइट मिलती है। जैसे कि अगर हम सलमान खान की ही बात करते हैं तो जो जिम वाले होते हैं, जिम ट्रेनर जिसको हम कहते हैं, या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट, उन्होंने ये उनके जैसे होता है ना, किसी लोगों का स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और बॉडी बहुत ही मेंटेन हो जाती है। तो ये कहते हैं कि सलमान खान की जो हाइट है एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स, उतनी वो मतलब बहुत ज्यादा टॉल वाली हाइट नहीं कि भाई 6 फुट समथिंग हो, और जो उनका फिजिक का स्ट्रक्चर वो ऐसा है कि अगर हम एक्सरसाइज जैसी चीज करते हैं तो उनको बहुत बहुत मेहनत करने की, बहुत पसीना बहाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बॉडी पे इतना वर्कआउट किया है कि अब देखिए कि सब लोग के सामने वो एक रोल मॉडल है कि सब लोग ऐसा फिजिक स्ट्रक्चर और 6 पैक्स एब्स की चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि मतलब कि बेशक वो था कि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उन्होंने वो की और नतीजा आप सबके सामने है। तो वो क्या है कि हमारे पास जो फिजिकल फैक्टर है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग को देखिए 2 दिन भी जिम जाते तो भी पता चल जाता है कि हाँ समथिंग डिफरेंट इज देयर। तो ऐसा ये क्यों होता है कि ये जो फिजिकल फैक्टर है हम किस तरह से अपने डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, कितना खाना नहीं खाना है और क्या डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन क्या चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट वर्कआउट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। इंटेलिजेंस, जब हमारा फिजिकल अच्छा होगा तो हमारा इंटेलिजेंस भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये भी हमें कुछ पेरेंट्स से भी मिला होता है।
इमोशनल हम किस तरह से लोगों से इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेरेंट्स पे निर्भर करता है। अब हम जानते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जिनके कारण बच्चों का चाइल्ड डेवलपमेंट उससे भी निर्भर करता है, जैसे कि फैमिली, बच्चे के घर का परिवार कैसा है, माहौल कैसा है। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली है, बहुत सारे मेंबर हैं तो बच्चों की केयर करने के लिए कुछ ना कोई है। स्मॉल फैमिली है, दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है और बच्चे को किसी मेड के भरोसे छोड़ दिया, वो उतना केयर नहीं करे। बहुत सारे आप लोगों ने टीवी सीरियल या फिर न्यूज में भी आजकल दिखाते रहते हैं। तो अगर उनका केयर वो चीज नहीं मिला, खासतौर से बच्चे के शुरुआत के 2 से 2.5 साल कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जब बच्चों को वो डेवलप करना सीख रहा है। अगर उस डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा उसको अपनी माँ की जरूरत होती है। ठीक है, तो कहते हैं भी कि हर सबसे पहला टीचर बच्चे की माँ होती है। तो अगर उस दौरान बच्चे को जो सिखाया गया है तो वो फैमिली पे निर्भर करता है कि वो अपनी फैमिली में जो माहौल देखता है बच्चे वो सीखता जाता है। अगर अच्छा माहौल दिखेगा तो अच्छा सीखेगा। फैमिली में वैसा माहौल नहीं है, कंजीनियल माहौल नहीं है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही देखेगा, वही सीखेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी मिमिक्री स्टेज की भी बात की, जो बच्चे जो देखते हैं वो कॉपी करते हैं, तो वही है, जो बच्चा देखेगा वो कॉपी करेगा। ठीक है, देन इज फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में जैसे कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जैसे जो लोग रह रहे हैं, नेबरहुड कैसा है, स्कूल कैसा है। ठीक है, तो फिजिकली हम जहां पे बाहर, कल ऐसा तो है नहीं कि हमेशा फैमिली तक ही हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, कल को हम फैमिली को छोड़ के खेलने हम बाहर भी जा रहे हैं, बाहर की सोसाइटी से मिल रहे हैं, वहां के लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं, संगति कैसी है हमारी। ठीक है, तो वो सारे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई घर लेना है किसी को, तो देखते हैं ना कि आसपास का माहौल कैसा है। ठीक है, तो ये माहौल का फर्क बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का इफेक्ट बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मॉरली बहुत कुछ पड़ती है। तो इसलिए आसपास फैमिली के बाद नेबरहुड हुआ, उनका फ्रेंड सर्कल हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजों की, जैसे कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर एक इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है, तो संगति कैसी है बच्चे के, खास तौर से जब ये बच्चे जो गैंग एज में पहुंचते हैं, एडल्ट एज में पहुंचते हैं, जिनको अपनी दोस्तों के साथ रहना, ग्रुप्स के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। तो ये उस टाइम बच्चों को बिगड़ने का और बनने का दोनों वक्त वही होता है कि जब हम अच्छे माहौल में हैं, अच्छे लोगों के साथ में हैं, तो हम अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर थोड़ी सी भी संगति गलत लोगों के साथ हुई तो कुछ भी गलत नहीं होते हुए भी नाम बदनाम हो जाता है। ठीक है, तो ये नाम स्पॉइल होना, तो ये सारी चीजें हैं कि आप कन्फाइंड रहे कि हम किस डायरेक्शन में हैं, किस डायरेक्शन में मूव आउट कर रहे हैं। दैट एनवायरमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि कैसे हमारी आर्थिक अवस्था है कि हम फाइनेंशियली बच्चों को कितना साउंड चीज दे पा रहे हैं। जैसे कि अगर बच्चों की स्कूलिंग अच्छी है, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा माहौल मिला हुआ है, ठीक है, पेरेंट्स काफी केयर कर रहे हैं, टीचर्स भी काफी लविंग है, काफी केयरिंग है, तो बच्चों को अच्छा माहौल मिल रहा है, छुट्टियां हुई हैं तो उसमें है, या अगर कुछ ऐसे है कि बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी है, सपोज वो गिटार प्ले करना सीखना चाहता है, तो उसकी हॉबीज को भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। किसी को पेंटिंग पसंद है तो ठीक है, चलो भी पेंटिंग की किताब लाके दे दी, या फिर कलर्स लाके दे रहे हैं, जिसमें भी बच्चे की रुचि है, अगर उनको वो माहौल मिल रहा है तो वो उनकी जो प्रतिभा जो छुपी हुई है वो और निखर कर बाहर आती है। ठीक है, और एनवायरमेंट जैसे कि अगर हमें वोकेशंस पे जाना है तो वो वहां पे बाहर के माहौल में जा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, उनकी और मेमोरी इनहेंस हो रही है, या फिर उनकी वोकैबुलरी बढ़ रही है कि नए तो तरीके वो सीख के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज क्या है कि अगर आपका माहौल कैसा है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, इकोनॉमिक में हमारे स्टेटस कहते हैं, उनके पेरेंट्स का स्टेटस कैसा है, सोसाइटी में कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन सारी चीजों का इफेक्ट भी बच्चों पे पड़ता है। वहीं दूसरी जगह पे अगर किसी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही है, बच्चे बिल्कुल लेबर पे काम करने पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से आज शाम का खाना मिल जाएगा उनको, ठीक है, बहुत ज्यादा फैमिली है, लंबी चौड़ी है फैमिली है, और जो बड़े बच्चे हो गए उनका काम ये है कि भाई
कुछ काम करिए, चाहे न्यूज़पेपर ही बेचिए, चाय के ढाबे पे ही काम करिए, लेकिन घर के लिए कुछ लेके आइए, ठीक है। या फिर लड़कियां हैं तो बहुत ही कम एज पे घर का काम करना स्टार्ट कर देती हैं, छोटे भाई बहनों का केयर करना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा गए हैं कि आज का रात का चूल्हा घर में जल सके। तो उनके मेंटल स्टेटस पर, उनकी सोशल देखने का नजरिए पे और बच्चे के वैसे नजरिए पे जहाँ पे सब कुछ वेल डूइंग है, पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, टीचर्स भी काफी लविंग है, केयरिंग है, घर में भी काफी अच्छा माहौल है सीखने सिखाने का, कुछ लर्न करने का, तो उस बच्चे के माहौल में डेवलप होने पे और उस बच्चे के वहां पे डेवलप होने पे जिसको हर एक चीज के लिए तरसना पड़ता है या फिर संजोना पड़ता है कि अच्छा मुझे ये चीज मिल भी जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो चलिए कुछ और ऐसी चीजों को जानते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। चलिए अब समझते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। दिस इज द वन ऑफ द डेफिनेशन, एक डेफिनेशन है मॉस्को मेडिकल डिक्शनरी में। उन्होंने कहा है चाइल्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि वो एक बच्चे की स्टडी करती है जब तक कि बच्चे का मेंटल, मानसिक स्तर का डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल है, बिहेवियर है, ये सारी चीजें छोटे से लेकर जब तक बच्चा ग्रो करता है या फिर जब तक वो एडल्ट तक की स्टेज तक पहुंचता है, यही सारी चीजें हम चाइल्ड डेवलपमेंट में अभी तक पढ़ते भी आए हैं। तो साइकोलॉजी यही कहती है कि हम उस चीज को बेहतर से, अच्छे ढंग से और जाने, समझें और परखें। तो चलिए अब इसका चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर क्या फर्क है या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। जब हम चाइल्ड से साइकोलॉजी को समझते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट डालते हैं। टू अंडरस्टैंड चाइल्ड बेटर, हम बच्चे को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। देखिए हमारे किसी भी चीज को सोचने का तरीका और बच्चे को किसी को चीज को सोचने का तरीके में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी हम लोगों ने एक पेपर एक्टिविटी जस्ट अभी परफॉर्म की थी, तो उसमें क्या है कि हमारा जो माइंडसेट है, हम जिस तरह से चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, देखने का जो हमारा नजरिया होगा, बच्चे का नजरिया देखने का, सोचने का, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अगर हमने चाइल्ड साइकोलॉजी को जाना है, समझा है, पढ़ा है, तो हम बच्चे को भी और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उनकी मेंटल लेवल को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है कि हम अपने डिसीजंस को बच्चे पे थोप देते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमने बच्चे के तहत, अभी जैसे कि हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जब बच्चा बहुत ही अनटाइडी वे में स्कूल चला आता है, ठीक है, तो उस पे हमने क्या जानने की कोशिश की कि बच्चा अगर इस तरह से स्कूल आया है तो उसका कारण क्या है, क्यों ऐसी चीजें हैं जो वो बच्चे को इफेक्ट कर रही है। तो जब हमें कारण पता होगा तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं। तो वंस वी नो द प्रॉब्लम, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं अपने ढंग से, अपने तरीके से, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि ये प्रॉब्लम भी थी मेरे सामने, ठीक है। नेक्स्ट इज टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ चाइल्ड। जब बच्चा ये समझने लगता है कि मैम मेरी कितनी केयर करती हैं या सर मेरी कितनी केयर करते हैं, पेरेंट्स का कितनी केयर करते हैं, तब वो हम बच्चे का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आत्मविश्वास, वो गेन कर लेते हैं। कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि इनसे बोल दीजिए कि हरी सब्जी नहीं खाते हैं, वो आप कह देंगे तो वो खाने लगेंगे, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के बाद अपने टीचर्स की बातों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं कि जो हमारी मैम ने कह दिया है वो ही सही है। छोटे बच्चों में, स्पेशली प्राइमरी सेक्शन तक के बच्चों में ये मानसिकता होती है कि अगर मैम ने कह दिया या सर ने कह दिया तो मतलब बस वही चीज सही है और दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, ठीक है। तो वो जो बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस जो गेन होता है वो कैसे होता है? क्यों? क्योंकि वो इतना ट्रस्ट करने लगता है अपने पेरेंट्स के बाद अपने टीचर के ऊपर कि जो उनके पेरेंट्स के बाद टीचर्स ने कह दिया वो सब कुछ सही है। वो ऐसा क्यों होता है? वो किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं विश्वास करता?
क्योंकि वो उतना उनको केयर करते हैं। हम जब बच्चों को उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको समझने लगते हैं, तब वो हम बच्चे का कॉन्फिडेंस भी गेन कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स लर्निंग डिफरेंसेस। अभी हम लोगों ने जाना कि जो हर एक बच्चा है उनका लर्न करने का तरीका, समझने का तरीका, बात करने का तरीका, हो सकता है कोई बच्चा मैथ में अच्छा ना हो लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, कविताएं बहुत अच्छे से पढ़ लेता हो, है, और कैलकुलेशन में हो सकता है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो हम उस वाले टैलेंट को और ज्यादा उजागर करने की कोशिश करेंगे, उसको निखारने की कोशिश करेंगे, और जो ड्रॉबैक है उनका मैथ है उस पर अलग से वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि जो हमारा इंडिविजुअल लर्निंग का डिफरेंसेस है, कि कोई बच्चा पेंटिंग करने में बहुत अच्छा है, किसी का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, तो हम जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज्यादा प्रमोट करें। ठीक है, जैसे कि पेंटिंग अच्छी तो उसको पेंटिंग का डिफरेंस करेंगे, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि एक बच्चे को 10 बार में समझ में आता है, किसी को एक बार में समझ में आता है, तो हम उसको बाइफर्केशन करके उनके नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करेंगे। जैसे कि जो बच्चे बहुत ज्यादा शार्प हैं, इजिली कर लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी क्लास के अपने जो बगल वाला जो सम कर रहा है आप उसको देखिए क्या वो सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, एटलीस्ट वो बच्चा इंगेज है। ऐसा नहीं कि हमारा काम तो हो गया उसके बाद हम क्लास में राउंड मारना स्टार्ट कर देंगे या फिर दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम उसकी प्रतिभा को किस तरह से उजागर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को यूटिलाइज कर रहे हैं कि वो भी वो काम सही ढंग से कर सके, तो जिसके अंदर जो क्वालिटीज है उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड राइट डायरेक्शन, सही दिशा प्रोवाइड करना। अगर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि हमने प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स के बारे में भी डिस्कस किया कि कुछ बच्चे होते हैं जो इमोशनली वीक रह जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो डायरेक्शन है उनको सही दिशा देना कि कल को वो बच्चे चोरी भी करने में लग सकते हैं, बच्चों को हार्म करने लग सकते हैं। सपोज किसी सारे बच्चों के पास नई किताबें आ गई, उनके भी पास अभी नई किताबें नहीं आ पाई हैं किसी भी कारणवश, तो वो दूसरे बच्चों की किताबें चुराना, उनको फाड़ना, इस टाइप की एक्टिविटीज में लग सकते हैं। लेकिन जब हमने उसको जाना है, बच्चों को समझा है, उसकी साइकोलॉजी को समझा है, तब हम उसको इस काम करने से पहले ही उसको रोक सकते हैं बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। ठीक है, तो हर एक बच्चे को सही दिशा और दशा देना वो टीचर पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद है टू डील विद देयर कंडीशन, उनके पास जो कंडीशन है वो अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में, चाहे जैसे भी आए, हमारे पास जो बच्चा आया है, बीइंग अ टीचर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको सही ढंग से मोल्ड करके एक अच्छा नागरिक बनाना, ये टीचर का परम कर्तव्य है। अब उसके लिए उनको जो जो काम करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। ठीक है, तो उनकी कंडीशन को समझना, जानना और परखना ये टीचर का काम होता है। टू हेल्प एंड मोल्ड द चाइल्ड, मोल्ड द चाइल्ड का मतलब यही होता है कि जिस तरह से कुम्हार का होता है कि वो जिस भी शेप में चाहे वो बर्तन को शेप में दे सकता है, मिट्टी को शेप में दे सकता है, उसके लिए वो ऐसे प्यार से नीचे से हाथ भी लगाता है और ऊपर से थप थप उसको मारने की भी कोशिश करता है, और वो अपना जो गोल सा चक्र होता है उसको भी घुमाता रहता है। उस वजह से टीचर्स को प्यार से भी काम करना पड़ता है और कभी कभी थप कर मतलब कि डांटना, मारना या पनिशमेंट करना भी, एकदम फोर्सफुली नहीं, समथिंग पनिशमेंट जिसमें ये पता चले कि ये चीज उन्होंने गलत करी है। जब हमें सही डायरेक्शन देना है बच्चों को, तो हमें ये सारी चीजें एक्टिविटीज करना, चाइल्ड की साइकोलॉजी को पढ़ना, समझना, जानना बहुत जरूरी है कि जब तक हम उस चीज को नहीं जानेंगे वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड फुली। ठीक है, तो जब हम साइकोलॉजी को समझ चुके हैं कि अगर एक बच्चा बी से डिफरेंट है तो वो क्यों डिफरेंट है, क्या कारण है जो बी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जब वही टीचर पढ़ा रहा है जो ए को भी पढ़ा रहा है, तो ये सारी चीजों को जान के एक टीचर हर एक बच्चे को मोल्ड करके एक अच्छा नागरिक बना देता है। ठीक है, तो ये सारी जो कहते हैं ना टीचर्स का बहुत ही टीचर्स आर कॉल्ड द नेशन बिल्डर्स, वो राष्ट्र के निर्माण करता होते हैं, निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि टीचिंग इज अ प्रोफेशन विच बिल्ड्स एवरी प्रोफेशन। एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, एक इंसान उसको बनाता कौन है? टीचर बनाता है। ठीक है, उसको भी, आर्किटेक्ट को भी टीचर ने पढ़ाया है, डॉक्टर को भी, लॉयर को, सबने टीचर ने ही सबको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल एक नेशन के डेवलपमेंट का, एक घर के डेवलपमेंट का, पूरी कंट्री के डेवलपमेंट का रोल एक टीचर प्ले करता है। तो उस रोल को प्ले करने के लिए, क्योंकि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं अपने क्लासरूम के अंदर, तो उस चीज को निर्माण करने के लिए उस बच्चे की, चाइल्ड को साइकोलॉजी को पढ़ना, जानना कि हर एक बच्चा किस तरह से डिफरेंट है, तो हम किस तरह से उनको बेहतर से बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं और एक अच्छा नागरिक के रूप में उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल और उसका एजुकेशन से इंपॉर्टेंस किस तरह से रिलेट करता है, और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। आई होप आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने सीटेट की प्रिपरेशन के साथ। तो मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।